दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो हम सीरीज कर रहे थे उसमें हम कम्युनिटी मेडिसिन वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। और कम्युनिटी मेडिसिन वाले टॉपिक में अगर देखा जाए, हम यहाँ पे 20+ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आप ये 20+ क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो लगभग कम्युनिटी मेडिसिन का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन लगभग यहीं से आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहला देखा जाए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से रिलेटेड है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए पहला जो कथन है यह क्या बोल रहा है, यह मुख्य रूप से केवल ग्रामीण क्षेत्रों रूरल एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का पर केंद्रित है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जो NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, ये दो है, यानी कि NRHM है जो रूरल को टारगेट करता है और दूसरा NUHM है, अर्बन वाले को टारगेट करता है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड देखा जाए स्टेटमेंट, यह सतत विकास लक्ष्य जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक जो है, और उसमें SDG थर्ड जो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग को आगे बढ़ाता है। ये बात सही है, इसमें यही है। नेक्स्ट देखा जाए तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्यों स्टेट को स्थानीय आवश्यकताओं लोकल नीड के अनुसार अपनी राज्य विशिष्ट कार्य योजना स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और सेकंड थर्ड क्या है, गलत है। तो ऑप्शन आप बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यही करेक्ट है। तो इसका देखा जाए हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन रखा हुआ है। इससे क्या होगा, हमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सही हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला देखा जाए NHM के, जैसे हमने बताया टू कंपोनेंट प्रमुख मिशन है या टू कंपोनेंट है। पहले NRHM है, दूसरा NUHM है, ठीक। और नेक्स्ट देखा जाए स्टेटमेंट से रिलेटेड SDG जो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, ये SDG थर्ड है। तो ये भी बात सही है। इसमें क्या बोला गया है कि स्वास्थ्य जीवन, हेल्थी लाइफ और वेल बीइंग फॉर ऑल एज के लिए होना चाहिए। स्टेटमेंट सही है। और NHM को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जैसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है तैयार करने की स्वतंत्रता होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इससे कंक्लूजन यह निकलता है कि हमारे पास सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी फर्स्ट वाला रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे NHM बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसमें, ठीक है। NHM को आप बहुत डिटेल में आप स्टडी करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड वाला जो इस क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूरा कंप्लीट करके आपको एग्ज़ाम में जाना होगा, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी से ज़रूर 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 का और नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017, अभी लेटेस्ट है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और टॉपिक के रिलेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखा जाए पहला यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, ये 2025 तक क्या करना है, इसका टारगेट था 70 वर्ष करना। ये स्टेटमेंट सही है। और लगभग देखा जाए इस समय इकोनॉमी में आप लोग सब लोग स्टडी किए हैं, लगभग 72 पॉइंट समथिंग के लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि एट बर्थ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है, इतना लगभग है। तो ये टारगेट रखा गया, एक अचीव किया, यही टारगेट यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 28 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाना था। तो ये भी लगभग स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या है, मृत मातृ
अनुपात जो है यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जैसे हम लोग MMR बोलते हैं, वो 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाना इसका लक्ष्य था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इससे देखा जाए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड और भी 2017 का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसके क्या क्या टारगेट हैं या लक्ष्य हैं, तो उसे देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही था हमारे पास 2025 तक ये करना है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 70 वर्ष करना है। नेक्स्ट था यहाँ पे 28 प्रति 1000 लाना था, ये भी सही है। और थर्ड यहाँ पे था कि 100 प्रति 1 लाख जीवित मतलब जन्म तक लाना हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। ठीक, इसी से रिलेटेड देखा जाए यहाँ पे टारगेट रखा गया है, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है TFR 2.1, ये स्टेबल रखने का भी अब इस समय आ गया है कि यही फिक्स रखना है। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है UHI ये भी, और क्वालिटी हेल्थ केयर इससे भी रिलेटेड है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने डिटेल में किया है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये भी NHM से रिलेटेड है। कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के वित्त पोषण फाइनेंस के 6 आधिकारिक घटकों यानी कि ऑफिशियल कंपोनेंट में शामिल नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन नहीं शामिल है? ये सबसे देखा जाए इसमें 6 कंपोनेंट है। 6 कंपोनेंट कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। पहला देखा जाए कंपोनेंट क्या है, NRHM RCH फ्लैक्सी पूल, यानी कि इसमें क्या है, यह प्रजनन मृत्यु और नवजात शिशु एवं शिशु का स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के लिए एक फ्लैक्सी वित्तीय पूल है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इसमें। जैसे मुख्य उद्देश्य RCH का क्या है, सेवा सुदृढ़ करना है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट देखा जाए सेकंड जो है NUHM, मतलब ये NRHM रूरल के लिए था, तो NUHM क्या अर्बन के लिए, ये भी फॉर फ्लेक्सी पूल है, तो यहाँ पे भी लचीलापन रखा गया है। उसके नेक्स्ट थर्ड जो है कम्युनिकेबल डिजीज फ्लेक्सी पूल, ये भी है, यानी कि संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं उनकी रोकथाम करना, नियंत्रण निगरानी के लिए वित्तीय तो पोषण क्या है पूल यहाँ पे भी रखा गया, जैसे TB हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, डेंगू हो गया, ये सब कार्यक्रमों के लिए। फोर्थ क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फ्लेक्सी पूल, ये भी है, यानी कि असंचारी जो रोग हैं डिजीज हैं नियंत्रण के लिए यहाँ भी वित्तीय पोषण क्या फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है। मधुमेह जैसे डायबिटीज हो गया, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, हृदय रोग, स्ट्रोक वगैरह, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया था इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में भी फ्लेक्सी पूल रखा गया है, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य संस्थानों का मरम्मत कराना, भवन हो गया, उपकरण हो गए, बिजली पानी, ये सब के लिए भी फ्लेक्सी पूल रखा गया है। 6 देखा जाए फैमिली वेलफेयर सेंटर सेक्टर कंपोनेंट जो है, जैसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण घटक है, यानी कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए, परिवार नियोजन, सेवाओं को समर्थन के लिए, ये सब रखा गया है। तो देखा जाए ये 6 क्या है फ्लेक्सी पूल है जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो ये 6 हैं। अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि 6 जो घटक हैं ऑफिशियल कंपोनेंट में, इसमें कौन से में नहीं है NHM के लिए, तो पहला तो है ये। दूसरा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस वाला ये भी है, D वाला फैमिली वेलफेयर सेंटर सेक्टर ये भी है, लेकिन SC जो है यानी कि नेशनल न्यूट्रिएंट एंड फूड सिक्योरिटी पूल यहाँ से रिलेटेड नहीं है, NHM से रिलेटेड नहीं है, ये ICDS से रिलेटेड है, तो यहाँ पे यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन आते हैं। अब 4th नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए क्या पूछा जा रहा है, और निम्नलिखित स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं जैसे हेल्थ एंड वेलफेयर स्कीम को उनके प्रारंभ होने के मतलब कालानुक्रम जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्रोनोलॉजी हमें पता होना चाहिए, यानी कि कब कौन सा
प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप वहाँ से कर सकते हैं या आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इसे अरेंज करते हैं, फिर डिटेल में हम इसे देखेंगे जिससे इससे क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहला ICDS है। ICDS है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है, यानी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत पुराना ये है, और 2 अक्टूबर देखा जाए 1975 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, तभी से ये चला आ रहा है। ठीक है, और इसमें देखा जाए 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मतलब पोषण वगैरह के लिए इसमें किया जाता है बहुत से। दूसरा देखा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब कि ये प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत लेटेस्ट है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। और ये देखा जाए कब आया, ये देखा जाए 22 जनवरी, ये डेट भी याद रखना है, भी कभी कभी पूछा जाता है क्योंकि उसी डे को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और 2015 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक, अब इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट आते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करता है। तो ये 12 अप्रैल और 2005 को हुआ, जिससे NRHM इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसी दिन। ठीक है, उसी का पार्ट भी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये बहुत लेटेस्ट है। तो आयुष्मान डिजिटल मिशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ABDM, ये देखा जाए अभी सबसे लेटेस्ट है। तो यहाँ पे 27 सितंबर और 2021 का है ये। ठीक है, तो इसमें देखा जाए आंसर कौन हो जाएगा, करेक्ट आंसर सबसे पहला देखा जाए फर्स्ट ही है, उसके बाद थर्ड आ जाता है यानी कि जननी सुरक्षा योजना, उसके बाद सेकंड आ जाते हैं BP। ठीक है, उसके बाद आपका ABDM आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाता है पहले वाला। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा ही। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देखा जाए ICDC क्या है, एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है और 2 अक्टूबर 1975 को क्या होगा प्रारंभ किया गया था। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों और यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण के लिए व्यवस्था किया जाता है, जैसे आप देखते हैं 2 अक्टूबर 1975 को। जननी सुरक्षा योजना ये क्या है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया था और ये 12 अप्रैल और 2005 को प्रारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 का है और 22 जनवरी 2015 का है और बालिका के अस्तित्व सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे है 4th नंबर का जो ऑप्शन में था आयुष भारत मिशन, यानी कि भारत डिजिटल मिशन जो है ABDM 2021 में लॉन्च हुआ था 27 सितंबर 2021 में, जिसे डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो आप ये अरेंज ज़रूर कर लिए होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जैसे मैंने शुरू में बताया था एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूरा 100% इसमें जानना होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपका है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP, और ये NPP क्या है पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन देखा जाए और इससे रिलेटेड जो भी रहेगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि इस पॉलिसी के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, मतलब कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पिक करना है, करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन इस मतलब योजना से रिलेटेड है, इस पॉलिसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो इसका तत्काल यानी कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, और जैसे पॉपुलेशन पॉलिसी है तो गर्भ निरोधक कंट्रासेप्टिव, और स्वास्थ्य अवसंरचना यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तथा स्वास्थ्य सेवाओं हेल्थ सर्विसेज की अपूर्ण आवश्यकताओं यानी कि अनमेट नीड को पूरा करना था।
ये सही है, लॉजिकल भी है, एक तरह से सही भी है। दूसरा देखा जाए इसका जो मध्यकालीन उद्देश्य था, मिडिल टर्म ऑब्जेक्टिव था, इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट था और ये कितना 2.1 था, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका जो दीर्घकालिक उद्देश्य लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था ये 2045, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्थिरीकरण था स्टेबल पॉपुलेशन का, लेकिन अभी चेंज हो गया 2017 तक ये हो गया है, मतलब इस पॉलिसी का तो यही ऑब्जेक्टिव था, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि हम 2070 तक स्टेबल कर पाएंगे पॉपुलेशन को। ठीक है, तो अब ये चेंज हो गया, लेकिन अगर इस पॉलिसी के अनुसार देखा जाए, ठीक है, ये एनपीपी पॉलिसी के अनुसार तो ये सही है, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और देखा जाए अब यहाँ पे हम डिटेल में से देख लेते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के जो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य हैं, पहला इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था, दूसरा मिड टर्म ऑब्जेक्टिव था, तीसरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, 3 प्रमुख उद्देश्य, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे गर्भ निरोधक साधनों मतलब कंट्रासेप्टिव की उपलब्धता, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना, और यानी कि ट्रेंड हेल्थ पर्सनल यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ सर्विस RCH जो था, RCH 2 तरह से, एक 1997 में और दूसरा 2005 में। ठीक है, तो ये RCH है। ठीक, तो हमने ये किया था, तो मुख्य फोकस तो यही है। ठीक, अब इसमें दूसरा जो मिड टर्म ऑब्जेक्टिव था, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक लाना, ये लाया जा चुका है स्टेबल, और जनसंख्या वृद्धि को प्रतिस्थापन स्तर पर लाना। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 2045 जो मतलब है विकसित भारत, तो 2049 का है। ठीक है, मतलब 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो स्टेबल पॉपुलेशन लाना था, लेकिन ये चेंज हो गया है, 2017 हो गया, मैंने बताया। लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार ये सही है, तो ऑप्शन में भी ये सही है। तो जैसे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल फैक्ट में आप ऊपर जितने मैंने डिस्कस किए लगभग क्या है, NHM के 2 कंपोनेंट हैं, NRHM, NUHM, और NHM के संबंध में SDG 3 सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या 2017 का है, और ICDS का डेवलप हुआ 2 अक्टूबर 1975 का, और जननी सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 का है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 का, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2000 का है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, टोटल फर्टिलिटी जो रेशो है 2.1 है, और स्टेबल पॉपुलेशन का टारगेट 2045 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखा ये मिशन शक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिशन शक्ति, तो मिशन शक्ति जो है के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो 2.0 है, 2.0 लेटेस्ट क्वेश्चन है एक तरह से, में दूसरे बच्चे के रूप में बालिका यानी कि गर्ल के जन्म होने पर माताओं को कितनी अधिक सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस दान किया जाए। दूसरा अगर सेकंड गर्ल होती है तो, पहला गर्ल दूसरा सेकंड गर्ल होती है तो यहाँ पे 6000 रुपये का मिलेगा। इसमें मिशन शक्ति के नाम से ये है। अब इस योजना के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, इसमें तो 6000 आप ऑप्शन लगा दिए। ठीक है, अब ये योजना जो 2.0 है ये क्या है, इस योजना का अगर देखा जाए, पहला प्रेग्नेंट वोमन स्तनपान कराने वाली माताओं लैक्टेटिंग मदर को पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट तथा वेज कंपनसेशन, मतलब अगर वो काम पे नहीं जा रही है उसे वेज कंपनसेशन की सामर्थ्यिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है। प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना है ये, तो ये 1 अप्रैल 2022 से है, ये सेकंड वाला है। ठीक है, इसे हम लोग डिटेल में पढ़े थे। पहला बच्चे को लिए 5000 चाहे लड़का हो या लड़की हो, दूसरा बच्चा अगर बालिका हो जा रहा है तो 6000 है, निर्धारित है। ठीक है, दूसरे बच्चे के रूप में बालिका गर्ल चाइल्ड के जन्म पर 6000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो मैटरनल चाइल्ड
हेल्थ केयर में सुधार। दूसरा, गर्ल चाइल्ड बर्थ को प्रोत्साहन देना। तीसरा, मतलब कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण में कमी लाना। इसका मुख्य 3 उद्देश्य हैं इस योजना के। ठीक, इसमें देखा जाए PMMV प्रारंभ हुआ, जो फर्स्ट जो था प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को, और PMMV जो है 2.0 लागू हुआ 1 अप्रैल 2022 से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत आती है। अब वित्त पोषित केंद्र समायोजित है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाता है। दूसरा, इसमें लक्ष्य समूह क्या है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। पहला बच्चा 5,000, दूसरा बच्चा अगर बालिका होती है तो 6,000, और ये DBT के द्वारा दिया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए डिजीज से रिलेटेड है, यानी कि निम्नलिखित रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तथा उनके लक्ष्य टारगेट पर विचार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जो है कार्यक्रम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, NACP बोला जाता है। लक्ष्य जो है 30 से रिलेटेड है। ये 30 क्या है? मतलब नया इन्फेक्शन 0 होना चाहिए, और मतलब कि 0 एड्स से रिलेटेड डेथ 0 होना चाहिए, और 0 डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, क्योंकि HIV वाले पेशेंट्स हम बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनसे। तो ये 3 इसके 30 हैं, तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा, मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन का लक्ष्य 2025 तक भारत को मलेरिया मुक्त करना। 2025 नहीं है, 2030 है। ठीक है, ये 2030 है। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। NACP जो है 330 पे मतलब है 0 न्यू HIV इन्फेक्शन, और 0 एड्स रिलेटेड डेथ, और 0 डिस्क्रिमिनेशन। ये तो सही है। दूसरा, मलेरिया जो एलिमिनेशन प्रोग्राम है, इसका टारगेट 2030 है, न कि 2025। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें आप याद रख सकते हैं NACP प्रारंभ हुआ 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और NACP के 3 लक्ष्य हैं, 30 है इसका। और NACP जो है इसके ऑर्गेनाइजेशन है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा चलाया जाता है। और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जब थे 2016 में स्वास्थ्य मंत्री, तो वहाँ से 2016 में टारगेट किया गया था 2030 तक ख़त्म करने का लिए, इसे 2030 तक एलिमिनेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, देखा जाए अगर इस तरह के आपको लेक्चर पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब करके हमें कमेंट ज़रूर करें कि इस तरह से लेक्चर हम कंटिन्यू करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन की परिभाषा हेतु किसने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे परिभाषा हेतु हम लास्ट में थोड़ा सा लास्ट में कुछ परिभाषाएं किसने दिया उसके हम लिस्ट दे देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी पहले हम इस क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों यानी कि एक्सपीरियंस का योग है जो स्वास्थ्य संबंधी आदत, हेल्थ हैबिट, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, ज्ञान, नॉलेज को अनुकूल रूप से प्रभावित करते हैं। और ये देखा जाए कि इसके अनुसार है तो ये बेसिकली थॉमस डी वुड के अनुसार है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे थॉमस डी वुड। थॉमस डी वुड ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये दे रहा, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन में नॉलेज, एटीट्यूड, हैबिट और एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ सकारात्मक पॉजिटिव चार्ज जो हेल्थ बिहेवियर, जैसे डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ सोसाइटी वगैरह है। तो इससे आपको क्वेश्चन आएगा एक जो डिफिनीशन से रिलेटेड है, किसने क्या यहाँ पे बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पे। तो 9th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि
बिहेवियल चेंज जो कम्युनिकेशन है, ये जो टॉपिक है उसी से BCC जिसे बोलते हैं। अब बिहेवियर चेंज जो कम्युनिकेशन है उसमें पहला यह सूचना, शिक्षा और संचार यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन तक सीमित है, मतलब कि यहीं तक सीमित है। तो ये तो सही नहीं है, यहीं तक तो सीमित नहीं है। दूसरा, यह स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन और पारस्परिक संवाद यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर आधारित है। ये एकदम बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए, यह व्यवहार बिहेवियर में वांछित और सतत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त होता है। ऐसा भी नहीं है, इसमें सेकंड ऑप्शन ही सही है, जैसे पहला ऑप्शन तो गलत है। और क्योंकि IECE बहुत व्यापक होता है और BCC ये करेक्ट है। ये देखा जाए, थर्ड जो है बिहेवियर, ये भी डिजायर होता है, लेकिन सेकंड यहाँ पे। अब BCC का एक हम यहाँ पे फ्लो चार्ट दिए हैं जिसमें बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन सबसे पहला देखा जाए, बेसिस क्या है, हेल्थ एजुकेशन है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट क्या है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और डायलॉग हो गया, सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन हो गया। पार्टिसिपेशन में मतलब स्ट्रेटजिक पार्टिसिपेशन अलग होगा, और उसके मतलब जैसे मास मीडिया हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया और मॉडलिंग या रोल प्ले हो गया, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये सब प्रोत्साहन वगैरह देना। और आप इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है, जैसे हेल्थ बिहेवियर, स्वास्थ्य रोगों की रोकथाम, डिजीज़ प्रिवेंशन में और हेल्थ प्रमोशन में और हेल्थी सोसाइटी में। तो इसका देखा जाए कंपोनेंट है ये, ठीक। इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्यवहार में वांछित एवं सतत परिवर्तन लाना यानी डिजायर सस्टेनेबल चेंज। उसके बाद देखा जाए प्रक्रिया जो है यहाँ पे नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर और इसमें चेंज आएगा। फिर क्या है, बेटर हेल्थ आउटकम यानी कि स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो इसमें देखा जाए इम्पॉर्टेंट क्या है, स्वस्थ जागरूकता बढ़ाना, सही व्यवहार अपनाना, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर उपयोग और स्वस्थ एवं उत्पादक समाज। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे हाथ धोना, फुल इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, सेफ मदर मतलब सुरक्षित मातृत्व, HIV और एड्स जागरूकता अवेयरनेस के लिए, धूम्रपान, टोबैको कंट्रोल वगैरह है। तो इसमें देखा जाए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जैसे 15 फरवरी 2000 को लॉन्च हुआ था। टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 है। PMMVY 2.0 जो 5 पहले संतान के लिए 5000, दूसरे बालिका संतान के लिए 6000 और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से होता है। NACP का लक्ष्य 30 है, ऊपर हमने डिस्कस किया। 0 न्यू HIV इन्फेक्शन, 0 एड्स रिलेटेड डेथ हो गया, 0 डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। मलेरिया एलिमिनेशन टारगेट 2030 का है और 2016 से 30 तक का टारगेट था, ये फ्रेमवर्क था। और हेल्थ एजुकेशन, इसमें जो डिफिनीसन है जैसे हम लोग थॉमस डी वुड ने किया था, ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा है वहाँ पे। और BCC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन IEC से व्यापक और व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन। अब 10th नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए मैचिंग वाले क्वेश्चन है, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे रखा गया, बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे जो मैचिंग है यानी कि स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य यानी कि पर्सनल हाइजीनिक सैनिटेशन, ये किससे रिलेटेड है। अब इसमें देखा जाए ये थर्ड यहाँ पे जैसे डायरिया हो गया और टाइफाइड रोकथाम में मतलब साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है, तो पहला तो 3 से हो गया। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ MCH जो है ये किससे रिलेटेड है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड है, तो दूसरा हो गया। पोषण एवं जीवन शैली, न्यूट्रिएंट हेल्थ लाइफ स्टाइल जो है ये देखा जाए मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इस होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़, ये सब इसी से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल वगैरह से।
नशा मुक्त यानी कि डी एडिक्शन, जिसे मतलब लीवर सिरोसिस अल्कोहलिज्म से होता है, और मानसिक तनाव मेंटल स्ट्रेस वगैरह आता है, तो ये आपने मैच कर लिया। यहाँ पे देखा जाए आप इसे जैसे मैनेज भी कर सकते हैं, इसे हमने आपको डिस्कस भी किया है। और इसमें जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ANC हो गया, एंटीनेंटल केयर हो गया, संस्थागत प्रसव हो गया, स्तनपान टीकाकरण इस सब में कमी लाना है। और न्यूट्रिएंट और हेल्थी लाइफ स्टाइल में ये सब संतुलित आहार वगैरह है, डायबिटीज़ और मतलब हृदय रोग से खतरा कम होता है। और लीवर सिरोसिस वगैरह जैसे शराब तंबाकू ये सब के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए BCC है ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार परिवर्तन और हेल्थी प्रैक्टिसेस, हेल्थी बेनिफिट। ठीक है, तो यही इसका मुख्य क्या है उद्देश्य है, और ये कई बार हो चुका है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन BCC की सीमाओं लिमिटेशन के संदर्भ में लेकिन इसमें कथन पे विचार करो। ठीक है, BCC के तो देखा जाए ये सब क्वेश्चन कम, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे मतलब कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट ज़रूर करें, इससे क्वेश्चन आपको सारे मतलब जो कम्युनिटी मेडिसिन वाला है सब कुछ इसी में है। नेक्स्ट देखा जाए बिहेवियर चेंज एक बहुत तेज़ प्रक्रिया, रैपिड प्रोसेस है जो तुरंत परिणाम देता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिहेवियर चेंज तुरंत हो जाए, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, इनकरेक्ट है। इलिटरेसी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, संदर्भ को समझाने में बाधा उत्पन्न होती है, ये तो बात सही है, कम्युनिकेशन लैक हो गया। ठीक है, बुनियादी संस्थानों जैसे बेसिक रिसोर्स जैसे क्लीन वाटर हो गया, टॉयलेट हो गया, कम्युनिकेशन को प्रभाव और सीमित कर देती है, ये भी बात सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, और आप इसे स्टडी भी कर सकते हैं, वही चीज़ हमने बोल दिया। तो इसमें BCC के सीमाओं को देख लेते हैं। रैपिड प्रोसेस गलत है। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी ये वाला, टॉयलेट वाला, ये सब चीज़। जैसे BCC के उद्देश्य क्या है, ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और सकारात्मक परिवर्तन, प्रक्रिया मतलब जिसमें चुनना, शिक्षा, संचार, प्रेरणा, व्यवहार परिवर्तन ये सब लाना है। ठीक है, और ये सब आपका बोली वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में देखा जाए पहला जो है आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण कार्यक्रमों को बेहतर सफलता के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार यानी कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन अत्यंत उपयोगी साधन है, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, दूसरा देखा जाए समाज में कई बार लोग डर, फेयर, र्यूमर या अफवाह या गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन के कारण टीका वैक्सीन लगवाने से बचते हैं, जिसे संचार कम्युनिकेशन के माध्यम से दूर किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही भी हैं और इसका आंसर भी दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें व्याख्या भी सही है, दोनों बातें भी सही है। और BCC का मतलब माध्यम जो होता है जैसे अवेयरनेस हो गया, ट्रस्ट पैदा करना, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देना, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना, वैक्सीनेशन कवरेज क्या है इसकी बात। ठीक है, ये सब क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आते हैं, जैसे डर हो गया, र्यूमर हो गया, मिथ हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैल जाता है। इसके कंक्लूजन इसमें आप स्टडी कर सकते हैं, यही सब BCC का है। तो BCC वाले टॉपिक से आपको ज़्यादा व्यवहारिक चीज़ें हैं, तो आप इससे कर सकते हैं, कई बार हम कर चुके हैं। तो फिर हम आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हेल्थ एजुकेशन के महत्व यानी कि इम्पॉर्टेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, और इसमें देखा जाए यह रोग डिजीज होने के बाद उपचार ट्रीटमेंट करने की बजाय रोकथाम यानी कि डिजीज प्रिवेंशन पर अधिक बल देता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन ये बात सही है, पहला तो यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा देखा जाए स्कूल के स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन का कोई विशेष महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है, महत्व होता है, तो ये गलत हो गया। और एक्सपेंसिव मेडिसिन को नहीं प्रमोट करते, ये भी गलत हो गया। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है,
ये तो ऑप्शन हो गए। और इसमें देखा जाए हम स्टडी कर सकते हैं इससे रिलेटेड जो टॉपिक से जहाँ पे क्वेश्चन आया है, जैसे हेल्थ एजुकेशन हो गया, डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन वगैरह, और हेल्दी हैबिट, और बेटर क्वालिटी लाइफ, और हेल्दी सोसाइटी, और यहाँ पे राष्ट्रीय मतलब नेशन डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो बैलेंस डाइट, हाइजेनिक, रेगुलर एक्सरसाइज, ह्यूमनाइजेशन, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त जो नींद होना चाहिए वो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मेंटल हेल्थ वगैरह हो गया इससे। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसमें WHO का स्वास्थ्य का परिभाषा भी बहुत इम्पॉर्टेंट में हमने किया था। और यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों का योग जो व्यक्ति आदतें, दृष्टिकोण और ज्ञान में परिवर्तन लाए उसी से, ठीक है। बिहेवियर चेंज यहाँ पे है, IECBCC, और संचार, परामर्श, गतिविधियाँ, ये सब है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है लास्ट इसमें जो आपका टॉपिक दिया हुआ है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, तो उससे रिलेटेड है। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड जो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन, तो इसमें देखा जाए केवल एक स्थान पर भारी भीड़, क्राउडेड को इकट्ठा करना, नहीं ऐसा तो मतलब नहीं कह सकते हैं। तो ये बात तो गलत है। बाहरी यानी कि संस्था, एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम, प्रोग्राम को कम्युनिटी पर थोपना। तो देखा जाए ये बात तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सही आ रहा है, मतलब कि इसमें दूसरा यहाँ पे बातें सही हैं, ठीक। अब आते हैं तीसरा, कम्युनिटी जागरूक, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, और आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस और एम्पावर बनाना, ये है। केवल सरकारी, ये भी नहीं, केवल सरकारी तो नहीं काम कर पाएगा, तो इसमें प्राइवेट का भी रहे। तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो गए, मतलब 2 और 3 यहाँ पे सही हैं। बाकी आपके स्टेटमेंट गलत हैं, मतलब अगर देखा जाए इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो हमें यहाँ पे बाहरी जो एजेंसी है इसके प्रोग्राम को थोपना ऐसा तो है नहीं, ये भी नहीं। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेक कर लेना, सी वाला हमारे पास ज़्यादा सही है, ये वाले ऑप्शन का मैचिंग गलत है। इसमें केवल हमारे पास सी होना, तीसरा होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको है जैसे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम करना, यानी कि समस्या की पहचान, फिर समुदायों को जागरूक करना, अवेयरनेस जनरेशन, समुदाय के सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन, योजना बनाना, प्लानिंग, समुदाय का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब, और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, फीडबैक वगैरह। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 क्या, एम्पावरमेंट आ गया, जागरूकता, सहभागिता, आत्मनिर्भर और सशक्त समुदाय, अवेयरनेस, लीडर, सेल्फ रिलायंस हो गया, कम्युनिटी ओनरशिप हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया। ये सब इम्पॉर्टेंट क्या है, समुदाय अपनी स्वास्थ्य और विकास के प्रति जागरूक होता है, स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान संभव होता है, और संस्थानों का बेहतर उपयोग होता है, समुदाय में आत्मविश्वास और एकता बढ़ती है, सस्टेनेबल विकास सुनिश्चित होता है। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं, एक तरह से इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से, वैसे तो हमें लग रहा है ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन है ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है कि विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, ठीक। तो पहला देखा जाए इसमें बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी जो है टेक्निकल सपोर्ट, मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये तो बात सही है, मतलब बाहरी एजेंसियां हमें टेक्निकल सपोर्ट देती हैं, ये तो सही है। यह प्रक्रिया समुदाय, कम्युनिटी को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस बनाते भी सही है। इसमें बाहरी एजेंसी अपनी इच्छा के अनुसार समाधान सोल्यूशन थोपता है, ऐसा नहीं, थोपा नहीं जाता है, तो रिजिड टर्म हो गया ना, तो ये तो गलत हो गया। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये सब की पॉइंट अभी हमने ऊपर देखा है, तो वही की पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखा जाए मैचिंग वाला 16 नंबर का क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैचिंग का। और इसमें देखा जाए आपको मैच करना है फर्स्ट और सेकंड, फिजिकल रिसोर्स यानी कि भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन जैसे ऐसा हमने पढ़ा है, तो इसमें बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया और मटेरियल हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाइए। ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे विशेषज्ञ, एक्सपर्ट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, वॉलेंट्री हो गया, मतलब स्वयं सेवक जो होते हैं, वॉलेंटियर, ये सब आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, सामाजिक संगठनात्मक संस्थानें जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे इसमें देखा जाए नेटवर्क हो गया यानी कि कम्युनिटी ग्रुप हो गया, और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारा। नैतिक संसाधन, मोरल रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें विश्वसनीयता होगी, क्रेडिबिलिटी हो और पब्लिक सपोर्ट हो, तो ये आपका सेकंड हो गया ऑप्शन। तो एक तरह से डिस्कस है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। जैसे इसमें फिजिकल रिसोर्सेज में यही आ गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट, व्हीकल, मटेरियल, ये सब आ गया। ह्यूमन रिसोर्स, वॉलेंटियर हो गया, एक्सपर्ट हो गया, हेल्थ वर्कर हो गया, एम्प्लॉय हो गया। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क, कम्युनिटी, एनजीओ वगैरह, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हो गया। मोरल में पब्लिक ट्रस्ट हो गया, यानी कि सोशल रेपुटेशन क्या है, पब्लिक सपोर्ट क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा जानना होता है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। अब 17 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए, ये भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य एवं विकास, हेल्थ एंड डेवलपमेंट में सामुदायिक गतिशीलता, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की भूमिका के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब इनकरेक्ट है, वो हमें पिक करना है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें इसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों, हेल्थ प्रोग्राम की रीढ़, बैकबोन माना जाता है। नहीं, एक स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी गलत है। पोलियो इरेडिकेशन और कोविड-19 वैक्सीन में समुदाय सहयोग, कम्युनिटी पार्टनरशिप का अत्यंत आवश्यक रहा, सही बात है। कोई भी तभी सक्सेस होगा जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। प्रोग्राम को अपना सकते हैं, उसमें अधिक सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, सही है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों गलत हो, तो इसमें क्योंकि हमें रॉन्ग पिक करना है, तो फर्स्ट सेकंड ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे देखा जाए यही सब पॉइंट फिर से आएंगे। तो इसमें कुछ अगर जैसे मान लीजिए ट्रस्ट हो गया, कोऑपरेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कवरेज, एक्सेप्टेंस, सस्टेनेबल, जैसे एसडीजी का है, एसडीजी थर्ड हो गया, ये सब मतलब जैसे आवर प्रोग्राम, आवर इफ़र्ट, आवर हेल्थ नाम से यहाँ पे चलाया गया था प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। फिर एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है कि सफलता, सक्सेस को आकलन यानी कि इवैल्यूएशन किन मापदंडों, इंडिकेटर पे किया जाता है, कौन कौन से इसके मापदंड हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्या, आयोजित प्रोग्राम में जुटी भीड़, क्राउड की साइज, ऐसा नहीं। कम्युनिटी एटीट्यूड, बिहेवियर और पार्टिसिपेशन और पॉजिटिव चार्ज, ये सारे हैं, तो ये आपका सही हो गया। पब्लिक ओपिनियन क्या है, और में परिवर्तन, मुख्य धारा यानी कि मेन स्ट्रीम, इशू की स्वीकृत, एक्सेप्टेंस, तो ये दो सेकंड और थर्ड सही हैं, तो ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये फिर से वही चीज़ है, पॉइंट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी क्या है, पार्टिसिपेशन, चेंजेज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये एक तरह से आपको ध्यान रखना। जैसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का क्या है, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, एम्पावर हो गया, भीड़ से इससे कोई इंडिकेटर नहीं होता। वास्तविक सफलता जिसमें व्यवहारिक परिवर्तन, जनमत में बदलाव, ये सब उसके मतलब वास्तविक सफलता वाले पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए, फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है। को सफल बनाने में मार्ग में आने वाली
प्रमुख चुनौतियाँ मेजर चैलेंज में कौन शामिल नहीं है। इसमें मेजर जो चैलेंजेज है उसमें कौन शामिल नहीं है। ठीक, तो आते हैं। सबसे पहला देखा जाए कम्युनिटी का विश्वास, ट्रस्ट जीतना, ये सही है, ये तो है। गोल या मतलब कि एविडेंस बेस होना चाहिए, साक्ष्य आधारित होना चाहिए और क्लियर स्पष्ट न होना। ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अच्छा नहीं होगा, ये बात सही है। और डिफरेंट ग्रुप के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ये भी है। रिसोर्स की असीमित अनलिमिटेड उपलब्ध अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि असीमित हमारे पास सभी चीज़ तो सीमित ही हैं, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट मतलब सेकंड थर्ड तो सही हैं, ये गलत हो गया तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे इसमें सामुदायिक गतिशीलता चुनौती देखा जाए, लेक ऑफ ट्रस्ट हो गया, अनक्लियर गोल, कोऑर्डिनेशन इशू, लिमिटेड रिसोर्स, लो पार्टिसिपेशन सपोर्ट और सक्सेस गेट अफेक्टेड, ये सब अफेक्टेड होगा। तो ये हमने बार बार यहाँ पे किया है। ठीक, तो 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं जो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसे देखते हैं। अब इसमें देखा जाए मैच करना है, सबसे पहले सावधानी पूर्वक योजना यानी केयरफुल प्लानिंग। तो केयरफुल प्लानिंग जैसे दाता एजेंसी, डोनर एजेंसी है की सीमाएं यानी कि टाइमलाइन क्या है और नियमित रूल्स के अनुसार कार्य करना, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही क्या है, इसमें समय पर टाइमली, सटीक, एक्यूरेट और व्यापक कंप्रहेंसिव रिपोर्टिंग अकाउंटेबिलिटी हो गया। आपसी सहमति एवं सहयोग मतलब कंसेस एंड कोऑपरेशन हो गया, तो ये आपका फोर्थ नंबर का सेकंड नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सॉरी इसमें ये फोर्थ लगाना था मुझे, ये तो लगा चुके थे, मतलब कि इसमें फर्स्ट इसको मिटा देते हैं। देखा जाए ऑप्शन जो ए है वो थर्ड को कर रहा है और बी वाला ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं पड़ा, ट्रांसपेरेंसी ये हो गया। अकाउंटेबिलिटी आपका डी हो गया और कोऑपरेशन और ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं और यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट बना है और वही चीज़ फिर से हम यहाँ पे दिए, केयरफुल प्लानिंग, रूल गाइडलाइन, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, टाइमली, एक्यूरेट और कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्टिंग, अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और कंसेस कोऑपरेशन, डुप्लीकेशन कम करना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं 21 क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन जो है ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का पार्ट है। तो इसमें संसाधन गतिशीलता मोबिलाइजेशन यानी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के प्रमुख तंत्र मैकेनिज्म में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं। तो इसमें देखा जाए अनुदान प्रस्ताव, ग्रांट प्रपोजल, ये भी जमा करना, ये भी सही है। मेंबरशिप कैंपेन, ये भी सही है। टेक्निकल स्किल यानी कि तकनीकी कौशल और ट्रेनिंग और बदले फ्री लेना, ये भी सही है। उपलब्ध आंतरिक संसाधन, इंटरनल रिसोर्स का उपयोग, ये भी सही है। तो इसमें सारे सही हैं। तो इसमें ग्रांट प्रपोजल हो गया, मेंबरशिप कैंपेन चलाना, टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग, शुल्क भी ले सकते हैं या इंटरनल रिसोर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, ये सब हैं। तो ये सब रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मैकेनिज्म है और इसका उद्देश्य क्या है ये सब दिया है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये सब आपको यहाँ पे देखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये असर्शन रीजनिंग का है। तो इसमें पहला देखते हैं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन के संबंध में रिलेशनशिप बिल्डिंग सबसे मजबूत आधार, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये बात सही है। दाता डोनर के साथ रिलेशनशिप केवल एक बार सहायता, वन टाइम असिस्टेंस लेने तक सीमित रहना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, यहीं से गलत हो गया तो पहला यहाँ पे सही होगा और सेकंड गलत होगा। ठीक है, तो क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग होना चाहिए, ट्रस्ट कोऑपरेशन होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगा,
फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेसिटी, ये सब होगा, इसी पे निर्भर है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 23 का, ठीक है। अब 23 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है और इसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की सफलता यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ सक्सेस नामक अंतिम चरण फाइनेंशियल स्टेज नहीं है, अंतिम चरण नहीं। तो इसमें देखा जाए पब्लिक ओपिनियन हो गया, बिहेवियर चेंज असेसमेंट है तो सही है, कम्युनिटी की भागीदारी पार्टनरशिप मेजरमेंट है भी, और इसमें वॉलेंटियर, लोकल और रिलीजियस लीडर, कोलेशन बिल्डिंग, ये सब मतलब अंतिम नहीं है। इसमें पॉलिसी इम्पैक्ट और सोशल अचीवमेंट ये सब, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रारंभिक चरण जो होता है इनिशियल स्टेज यानी कि कोलेशन बिल्डिंग, ठीक। उसके बाद इंटरप्लेशन स्टेज यानी कि क्रियान्वयन, इसमें जागरूकता, सहभागिता, कार्यक्रम और संसाधन। तीसरा कंटिन्यूटी स्टेज, सहयोग, समन्वय वाले। उसके बाद अंतिम चरण मतलब सफलता का मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन सक्सेस, ठीक है। तो इसमें आपका अंतिम चरण के फाइनल इवैल्यूएशन कंपोनेंट जैसे पब्लिक ओपिनियन, बिहेवियर चेंज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पॉलिसी इम्पैक्ट, अचीवमेंट, ये सब है। तो ये वाला हमारे पास 3rd C नहीं होगा इसमें, वॉलेंटियर वगैरह। तो ये तो हमने आपको डिटेल में कर दिया। अब यहाँ पे हमने बोला था कुछ डिफिनीशन वाली बात कर लेंगे, फिर कम्युनिटी मेडिसिन वाले सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। तो देखा जाए यहाँ पे स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेशन का एक मतलब डिफिनीशन वाला दिया है। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को ज्ञान, नॉलेज, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड और विकसित स्किल सिखाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला अपने स्वास्थ्य हेल्थ को बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य में सुधार हेल्थ इम्प्रूवमेंट करें, रोग डिजीज़ की रोकथाम प्रिवेंशन करें और स्वस्थ जीवन शैली हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाएं। ये है। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य शिक्षा उद्देश्य के व्यक्ति स्वयं दूसरों के स्वास्थ्य को देखभाल, सेल्फ केयर तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की जानकारी लें। इससे देखा जाए WHO ने क्या बताया के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और समुदायों, इंडिविजुअल और कम्युनिटी को अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय, इन्फॉर्मेशन, डिसीजन लेने में सहायता करता है। अभी क्वेश्चन ऊपर आया था किससे रिलेटेड, डॉक्टर थॉमस वुड के, ठीक है। उन्होंने बताया था हेल्थ एजुकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज, एटीट्यूड, सोशल हेल्थ हैबिट और प्रैक्टिसेस तथा बिहेवियर की दशाओं से प्रभावित होता है। जैसे यहाँ पे नीड असेसमेंट, स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पार्टिसिपेशन, कोऑपरेशन, इवेल्युएशन ऑफ सक्सेस हो गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट देखा जाए हेल्थ से ही रिलेटेड है। तो ये नॉलेज, थिंकिंग वगैरह है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग को ही हम लोग स्वस्थ व्यक्ति बोला जाता है। इसमें बहुत से फाइनल स्टेज हैं जैसे अभी हमने देखा था, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस है डिफिनीशन किसने सबसे पहला क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, थॉमस वुड का बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और आते हैं जैसे कुछ विचारक और जैसे महात्मा गांधी के अनुसार स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ भी ज्ञान है उसको शिक्षा की विधि द्वारा उचित, व्यवस्थित एवं सामाजिक रूप से वितरित यानी कि डिसिमिनेट किया जाए। ये गांधी जी का विचार था, ठीक है। और दूसरों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते थे। और स्वामी विवेकानंद एक कमज़ोर आदमी जिसका शरीर या मन कमज़ोर है वह कभी भी मजबूत काया का मालिक नहीं बन सकता है, ठीक है। यहीं पे देखा जाए एक सोफी हैं, उसको भी चर्चा है, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार यानी हेल्थ बिहेवियर से संबंधित है। सोफी का WHO का हमने देख लिया, स्वास्थ्य के यानी कि डिजीज, इन कमजोरी, इन्फॉर्मिटी
स्वास्थ्य नहीं है, जबकि फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेलबींग ये सब हैं। ठीक, और यही हेल्थ एजुकेशन का एक मतलब सार है कि स्वास्थ्य शिक्षा, ज्ञान कौशल, सकारात्मक व्यवहार और डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है, और इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी वगैरह और हेल्थी लाइफ स्टाइल, ये सब हैं। यानी कि ज्ञान से जागरूकता और जागरूकता से स्वास्थ्य जीवन और स्वस्थ जीवन से सुखी समाज, ये यहाँ पे आप इसको लाइन यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो लेक्चर में हमने देखा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के बारे में, एक्सटर्नल एजेंसीज का क्या है, और इवेल्युएशन कैसे सक्सेस होगा, और चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है, ये सब हमने ओवरऑल कम्युनिटी मेडिसिन का हमने देख लिया। ठीक है, तो अब ये तो कम्युनिटी वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा टॉपिक जो आप चाहते हैं उसे कमेंट कर सकते हैं, तो उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।